शहर से थोड़ा दूर हटके एक शहर के किनारे एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता सामने वाले बगल के शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बिटिया उसको खाना पहुंचाने के लिए जाती थी। जब वो बेटी स्कूल से पढ़ कर के आती, घर में खाना खा लेती, फिर उसकी माँ उससे कहती कि बेटी जाओ, तुम्हारे पिता काम करके थक गए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, जाओ उन्हें यह खाना पहुंचाओ। तो माँ की बात को मानते हुए वो बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के शहर को अपने पिता को, अपने बाबूजी को पहुंचाने के लिए, देने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से उस लड़की का पिता, जो शहर में सेठ के यहाँ काम करता था, वो सेठ के यहाँ काम करता रहा, वक्त बीतता रहा, ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी उस मजदूर की बेटी गांव से शहर जाती थी अपने पिता को खाना देने के लिए, तो जिस सेठ के यहाँ उसका पिता काम करता था, वो सेठ उसकी बेटी को घूरता था, देखता था। प्रिय मित्रों, एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ को उस मजदूर की जो बिटिया होती है, उसका गुण, उसके बात करने का तरीका, उसका विचार, उसकी सुंदरता, सब कुछ उसे पसंद आ जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो मजदूर की बिटिया थी वो उस सेठ को बहुत ही ज़्यादा भा जाती है, पसंद आ जाती है। और वो सेठ फिर उस लड़की के पिता से, यानी कि उस मजदूर से, उसकी बेटी के बारे में बात करता है। सेठ कहता है कि तुम्हारी तो बिटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, कितने अच्छे इसके विचार हैं, यह अपने पिता की, अपने माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है, मैं ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ। फिर वो नौकर यानी कि मजदूर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मेरी बिटिया लाखों में एक है, मेरी बिटिया बहुत ही सुशील है, बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत समझदार है। मुझे अपने ऊपर बहुत नाज होता है कि यह मेरी बिटिया है। ऐसी बेटी को पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ। और यह जिस भी घर में विवाह करके जाएगी, जिस घर की बहू बनेगी, उस घर में तो खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। उस घर में तो कितनी सुख और समृद्धि होगी, पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर देगी। मजदूर नौकर की यह बात सुन करके सेठ के मन में भी लालच उठने लगा। वो सोचने लगा कि इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वो सोचने लगा कि इसकी शादी काश मैं अपने बेटे से ही करवा दूं। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही संध्या में ये बात सेठ ने अपनी पत्नी यानी कि सेठानी से भी कही। सेठ ने सेठानी से कहा कि मेरे यहाँ जो नौकर काम करता है, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, गुणवान है, चरित्रवान है, सुशील है। मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, सेठानी और उसके पुत्र ने जब यह बात सुनी सेठ के मुंह से, तो वो दोनों सेठ को बहुत ही बुरा भला कहने लगे। सेठ की यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। बेटा कहता है सेठ से, पिताश्री, लगता है आप पर बुढ़ापा हावी होने लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि अब आपकी बुद्धि और समझदारी ठीक से काम नहीं कर रही। मुझे लगता है कि अब आप
अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। रिश्ता किससे जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ वो गरीब नौकर की बेटी और कहाँ हम। आप मेरा विवाह उसके साथ करवाना सोच रहे हो। आप कैसे पिता हो? बेटे की यह बात सुनकर सेठ बोला, चुप रहो। इतनी सुशील और गुणवान लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी? इतनी चरित्रवान लड़की तो पूरे कुल खानदान और पूरे परिवार का नाम रोशन कर देगी। घर में सुख और समृद्धि, शांति। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती हैं। अगर मैं बहू लाऊंगा तो उसे ही बना कर लाऊंगा, और तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बेटी से करूंगा। सेठ की यह जिद देखकर, सेठ की यह बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बात करने लगे और सेठ को भला बुरा कहने लगे। लेकिन प्रिय मित्रों, सेठ तो सेठ ही था। उसने भी किसी की नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए वो एकदम से तैयार हो गया। सेठ ने विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख भी एकदम तय हो गई। अब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगा। वो गरीब पिता सोचने लगा कि वो इतने बड़े सेठ हैं, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी ने उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे भेज दिए और कहा कि तुम बारातियों का इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर के कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर और धनवान तो कोई सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही बन सकता है। प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ सेठ बारात लेकर पहुंच जाता है और उस गरीब किसान ने भी उससे जितना हो सका, जितना बन सका, अपनी बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर सजाकर विदा कर दिया। बेटी को डोली में विदा करते समय उसके गरीब पिता ने उससे कहा कि सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा, मेरा सर कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। वहां जाकर के भी तुम हमारा नाम रोशन करना और अपने परिवार का भी नाम रोशन करना। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर लेकर के आ गए, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी स्वागत नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया। बहू घर में रहने लगी, दिन बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वो बहू को हमेशा बुरा भला कहती रही, ताने मारती रही। उसकी सास उसके हर काम में गलतियां ही निकालती रहती है और उसका जो पति था वो भी उससे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि प्यारे दर्शकों, सेठ का जो पुत्र था वो किसी और लड़की से प्रेम करता था। उसके दिल में कोई और ही लड़की थी। वो तो उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन सेठ ने तो यहाँ पर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, देखो मैं इस लड़की को चाहता हूँ, कितनी ही ज्यादा सुंदर है, एकदम हूर की परी है, इतनी सुंदर है कि जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। और सुनो माँ, इसके पिता भी बहुत अमीर हैं, बहुत धन संपत्ति दान दहेज हमें देंगे। माँ राजी हो गई। फिर कहा कि सुनो बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहते हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब प्यारे दर्शकों, होता क्या है, एक दिन हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक
अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है और फिर सेठानी का और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बाबूजी तो अब इस दुनिया से चले गए, अब सुनो लड़की, तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करना होगा, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजना होगा। अब प्लानिंग हो चुकी थी। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें उससे करने लगी। वही सास जो पहले उसे देखना भी नहीं चाहती थी। सास के साथ साथ उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करने लगा और बहुत ही उसकी इज्जत भी करने लगा। बहू को यह बात समझ में नहीं आई। वो तो एकदम सीधी थी, भोली थी। वो गरीब की बिटिया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे ये लगने लगा कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद उनको मेरी जो वैल्यू है वो समझ आ रही है, मेरा काम उन्हें अब पसंद आ रहा है। शायद उनकी आंखें अब खुल गई हों। वो बहू ये नहीं समझ पाई कि उसके लिए जाल बुना जा रहा था। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी सास उससे कहने लगी, बहू तुम ये बताओ, तुम्हें मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने कहा, माँ जी मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सास ने कहा, अरे ये तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और प्यारे दर्शकों, आज सास ने बहू के लिए गाजर का मीठा मीठा हलवा तैयार किया और उस गाजर के हलवे में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है, तुम भर पेट खा लेना। अब बेचारी वो सीधी साधी भोली भाली उस लड़की ने, उस बहू ने वो हलवा अपने सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े ही प्रेम से और बहुत ही चाव से खा लिया और जा करके सो गई। मगर याद रखना प्यारे मित्रों, वो बहू, वो गरीब की बेटी अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। उसके बाद उसके पिता को संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए इसे आकर के ले जाओ। वो गरीब किसान जानता था, वो लड़की का पिता जानता था कि मेरी बिटिया ये सब काम करने का तो कभी सोच ही नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात थी। सेठ जी, वो सेठ जी जो मेरी बेटी को अपनी बेटी बना करके ले गए थे, वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। हाँ, उनकी पत्नी इस सेठानी को और उसके बेटे को मेरी बिटिया पसंद नहीं थी। उन्होंने ही कुछ किया होगा, कोई साजिश, कोई षड्यंत्र किया होगा। प्रिय मित्रों, फिर वो किसान अपनी बेटी की शिकायत लेकर, कंप्लेन लेकर के थाने में जाता है। मगर प्रिय मित्रों, आपने सुना है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, लोग उसी की सुनते हैं। और यहाँ भी वही होता है। थाने वालों ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है, यहाँ किसकी रिपोर्ट की जाएगी? चलो अब जाओ यहाँ से। रोते बिलखते बेटी के पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। वही बिटिया जो कितनी प्यारी थी, अपने पिता से कितना प्यार करती थी, उसके लिए खाना लेकर के आती थी, समझदार थी, सुशील थी, अपने बेटे की, अपने पिता के जिगर का टुकड़ा थी। प्रिय मित्रों, कुछ दिनों के बाद सेठ के लड़के ने दान दहेज, धन संपत्ति सब लेकर के फिर से नई शादी कर ली। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हर माता पिता को यह विशेष ध्यान देना चाहिए
कि इन 4 जगहों पर, इन 4 स्थानों पर भूल करके भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करते समय सबसे पहले ध्यान से सुन लें, समझ लें कि बेटी अगर ससुराल जाए तो किस घर में जाए, वहाँ उसका मान सम्मान रहे, उसे आदर मिले, उसे प्रेम मिले, उससे प्यार करने वाले लोग रहें। अपने दामाद में, अपने होने वाले दामाद में वो सारे गुण, वो सारे स्वभाव देखें जो आपकी बेटी के लिए ज़रूरी हैं। देखिए कि वो आपकी बिटिया के लायक है भी या नहीं, वो उसे चाहता है भी या नहीं। प्रिय दर्शकों, नंबर 1, बहुत नज़दीक, बहुत पास। प्रिय मित्रों, अपनी बेटी का विवाह कभी भी बहुत नज़दीक या बहुत पास में नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में तुरंत कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान, परिवारों के बीच का जो सम्मान होता है वो घटने लगता है। अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार, जो सद्भावना, जो आदर होनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। क्योंकि अगर मायके में कुछ अच्छी चीज बनी है, माँ ने फोन कर दिया कि बेटी आज घर में बहुत स्वादिष्ट चीज बनी है, तू जल्दी से आ जा, और बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना प्यारे मित्रों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान, आदर कम हो जाता है। भाभियाँ भी कहती हैं, भाभियाँ भी कहने लगेंगी कि अरे जनाब, ये तो सामने ही रहती है, ये तो पास ही रहती है, रोज रोज मुंह उठाकर चली आती है। इससे आपके आत्मसम्मान को, मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में, नजदीक में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बेटी का विवाह अति दूर भी नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी बिटिया की शादी बहुत ज्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब बेटी को स्वयं ही अकेले ही मायके जाना पड़ता है। अब वो मायके को जा रही है, रास्ते में कोई ऐसी घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, 2 दिन लग रहे हैं मायके जाने में ही, तब तो जिसके लिए वो जहाँ मिलने जा रही है तब तक तो वो चला ही जाएगा। 2-2, 3-3 ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं, 2-2, 3-3 बसें और छोटी गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। बहुत तकलीफ होने लगती है आने जाने में। कितनी ज़्यादा परेशानी होती है उसको, वो भी अकेले। इसलिए बेटी का विवाह ज़्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ज़रूरत पड़ने पर कभी आपको जाना हो उससे मिलने, देर होगी, उसे आना पड़ा आपसे मिलने, बहुत देर हो जाएगी। नंबर 3, कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने से बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा धनी बड़े घर में, अमीर घर में नहीं करनी चाहिए। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष अगर बराबर न हो तो कई बार ससुराल वाले बेटी के घर वालों को दीनहीन, कमजोर और यहाँ तक कि भिखारी भी समझने लगते हैं। इज्जत नहीं देते, आदर नहीं मिलता, और जीवन भर बेटी को ताने भी मारते रहते हैं कि तुमने हमें कुछ दिया नहीं, तुम कितनी नीच घर से आती हो, कितने तुम लोग गरीब हो। इस तरह के ताने बेटी को सुनने को मिल सकते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज में हमें क्या दिया, तुम क्या लेकर के आई थी। इस तरह की बातें, इस तरह के तानेबाजी बेटियों को सुनने को मिलती हैं। अगर बहुत धनी, बहुत अमीर घर में अगर आप उसकी शादी करते हैं तो ध्यान रहे, कभी भी अपने से बहुत ज़्यादा धनी और अमीर घर में अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। और नंबर 4, हमेशा कुल, गोत्र, जाति ये सब देख करके हमेशा अपने कुल, गोत्र और जाति में ही शादी करनी चाहिए। हमेशा यह देख लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी का हाथ जिसे दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का विवाह जिससे कर रहे हैं, वो किस जाति का है, किस गोत्र का है, किस कुल का है, किस खानदान का है, और उसकी उम्र कितनी है, वो कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान देना है कि इस तरह के 4 स्थानों पर आपको अपनी बेटी का विवाह भूल करके भी नहीं करना है। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को अपनी तरफ से एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे करके जाइएगा,